नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं दिनेश बिश्नोई, सहायक आचार्य हिंदी। आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज की हमारी कक्षा का विषय रहेगा हिंदी भाषा की सामान्य जानकारी। हिंदी भाषा की सामान्य जानकारी से पूर्व हम भाषा के बारे में, भाषा की उत्पत्ति के बारे में, हिंदी भाषा के उद्भव के बारे में, फिर हिंदी भाषा की लिपि के बारे में एवं हिंदी भाषा से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर पर विचार करेंगे। तो आइए हम हमारी कक्षा को प्रारंभ करते हैं और सर्वप्रथम हम भाषा के बारे में बात करते हैं। भाषा सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य अपने विचार परस्पर एक दूसरे से विनिमय आदान प्रदान करता है। ऐसा करने के लिए मनुष्य को भाषा की आवश्यकता पड़ती है। मनुष्य को अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए भाषा की आवश्यकता पड़ती है। चाहे मनुष्य हो या कोई भी सजीव, विशेष मनुष्य और जानवर, अपनी चाहे मौखिक भाषा हो, चाहे सांकेतिक भाषा हो, चाहे मौन भाषा हो, किसी न किसी माध्यम से अपने विचार हैं वो प्रकट करते हैं। और विचार प्रकट करने का एक ही माध्यम है, वो है भाषा। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य बोलकर, लिखकर या संकेतों के माध्यम से परस्पर अपने विचार सरलता, स्पष्टता एवं पूर्णता के साथ प्रकट करता है। भाषा ही वो साधन है जिसमें मनुष्य या तो लिखता है या बोलता है या संकेतों के माध्यम से स्पष्ट तरीके से प्रस्तुत करने का कार्य करता है। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की भास धातु से हुई है। भाषा शब्द है वो संस्कृत की भास धातु से निकला है, जिसका अर्थ है कथन अथवा कहना। यानी भाषा भास धातु और भास का शाब्दिक अर्थ है कहना। भाषा का जन्म अचानक नहीं होता है, वह एक सतत विकास के जरिए अपना रूप प्राप्त करती है। हर भाषा का अपना प्रभाव हुआ करता है। जब पारस्परिक संपर्क के कारण एक जाति की भाषा का दूसरी जाति की भाषा पर असर पड़ता है, तब निश्चित रूप से शब्दों का आदान प्रदान भी होता है। एक भाषा के अंदर दूसरी भाषा के शब्द मिलते हैं। जैसे हिंदी में बहुत सारे आगत शब्द हैं, अंग्रेजी के हो सकते हैं, अरबी फारसी के हो सकते हैं, उर्दू के हो सकते हैं, बहुत सारे। जब एक भाषा किसी दूसरी भाषा के संपर्क में आती है तो उन शब्दों का आदान प्रदान भाषाओं के अंदर होता है। और भाषा स्थिर नहीं है, भाषा विकासशील है। जैसे जैसे भाषा का विकास होता है वैसे वैसे भाषा के अंदर परिष्करण, परिशुद्धता आती जाती है। भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा के अंदर परिवर्तन होता है। किसी भाषा में नित्य नए शब्दों, वाक्यों का आगमन होता रहता है और पुराने शब्द टूटते मिटते रहते हैं। जैसे जैसे भाषा का विकास होता है तो भाषा के अंदर कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो परिष्कृत नहीं होते हैं, तो वो टूट जाते हैं और नए परिष्कृत शब्द उसके अंदर समाहित हो जाते हैं। तो भाषा परिवर्तनशील है। भाषा के अंदर पुराने शब्द मिटेंगे, नए शब्द शामिल होंगे। भाषा का आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान यानी दूसरी भाषा के शब्द हमारी भाषा में आते हैं, हमारी भाषा के शब्द दूसरी भाषा में भी जाते हैं। भाषा मनुष्य के विचार प्रकट करने का माध्यम होती है। अब किसी भी भाषा के मुख्यतः दो आधार हुआ करते हैं। कोई भी जो भाषा है उस भाषा के मुख्यतः दो आधार हुआ करते हैं। पहला आधार है वो है मानसिक आधार। मानसिक आधार के अंदर वे विचार या भाव जिनकी अभिव्यक्ति के लिए वक्ता भाषा का प्रयोग करता है। वक्ता होता है, जो बोलने वाला होता है, उसके मन के अंदर जो विचार उत्पन्न होते हैं उन विचारों को वो अपने शब्दों के माध्यम से प्रकट करने का कार्य करता है, तो वो है मानसिक आधार। दूसरा आधार है वो है भौतिक आधार। कौन सा आधार? भौतिक। भौतिक आधार के जरिए श्रोता ग्रहण करता है। इसके सहारे भाषा में प्रयुक्त ध्वनियां, वर्ण, अनुतान, स्वराघात, बलाघात आदि और
इनसे निकलने वाले भावों या विचारों को ग्रहण किया जाता है। भौतिक आधार का संबंध श्रोता से होता है। श्रोता उन भाषाओं को सुनने का काम करता है। उस भाषा में जो ध्वनियाँ होती है उनके माध्यम से क्या करता है, अपने ध्वनि तथा इनसे निकलने वाले जो भाव विचार होते हैं उनको वो ग्रहण करने का कार्य करता है। फिर है बोली। हमने बात भाषा की। भाषा के दो आधार हैं, मानसिक आधार और भौतिक आधार। वैसे हम मौखिक और लिखित रूप में भी उनके आधार मान सकते हैं। मौखिक जो बोला जाता है, लिखित बोले हुए को लिखा जाता है। अब बात करते हैं बोली। बोली और भाषा के अंदर फर्क होता है। बोली, एक भाषा में कई बोलियां हुआ करती हैं और इसी तरह एक बोली क्षेत्र में कई उपबोलियां है। बोली का क्षेत्र होता है वो छोटा है और भाषा का क्षेत्र है वो बड़ा है। कहते हैं कि भाई भाषा से बोली पहले होगी। भाषा जैसे भाषा है उसका क्षेत्र होता है वो विस्तृत होता है। भाषा से बोली होती है छोटी और एक बोली है उसके अंदर कई उपबोलियां होती है। बोली का क्षेत्र है वो छोटा है क्योंकि बोली एक सीमित क्षेत्र के अंदर बोली जाती है, जबकि कई बोलियां मिलकर एक भाषा का निर्माण करने का कार्य करती हैं। बोली किसी भाषा के ऐसे सीमित क्षेत्रीय रूप को कहते हैं जो ध्वनि, रूप, वाक्य गठन, अर्थ, शब्द, समूह, मुहावरे आदि की दृष्टि से उस भाषा के प्रति निष्ठा का अभाव तथा अन्य क्षेत्रीय रूपों से भिन्न होता है। मतलब कहा गया कि बोली है वो भाषा का एक सीमित क्षेत्रीय रूप है जो ध्वनि, रूप, वाक्य गठन, अर्थ, शब्द समूह, मुहावरे आदि की दृष्टि से उस भाषा के प्रति निष्ठा का अभाव तथा अन्य क्षेत्रीय रूपों से भिन्न होती है। मतलब उसके अंदर एक परिष्कृतता कम होती है। बोली के अंदर भाषा होती है उसके अंदर परिष्कृतता होती है। अब भाषा व बोली के अंदर अंतर। हमने बात की कि भाषा का क्षेत्र है वो बड़ा होता है, बोली का क्षेत्र सीमित होता है। तो उसी प्रकार भाषा का क्षेत्र है वो व्यापक हुआ करता है। इससे सामाजिक, राजनीतिक, व्यापारिक, साहित्यिक आदि मान्यताएं प्राप्त होती हैं, जबकि बोली को मात्र सामाजिक मान्यता ही मिल पाती है। भाषा का अपना गठित व्याकरण हुआ करता है परंतु बोली का कोई व्याकरण नहीं होता है। भाषा होती है उसका क्षेत्र व्यापक होता है तो बोली का क्षेत्र होता है वो सीमित होता है। भाषा है उसे सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से मान्यताएं प्राप्त होती हैं। बोली है वो केवल सामाजिक रूप से ही मान्यता प्राप्त होती हैं, क्योंकि चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो वो सामान्य बोली के अंदर अपनी बातचीतें करते हैं। जैसे अपनी राजस्थानी उपभाषा है या हिंदी भाषा है। इस हिंदी भाषा का निर्माण है वो अनेक बोलियों से हुआ है, परंतु भाषा का निर्माण बोलियों से होता है, परंतु बोली है अगर उस बोली का धीरे धीरे रूप है वो विस्तारित होता जाता है तो वो बोली भी कभी न कभी भाषा का रूप धारण कर लेती है। परंतु बोली होती है वो सीमित क्षेत्र में जब बोली जाती है तो वो बोली के रूप में रहती है, न कि भाषा के रूप में रहे। जब कोई बोली विकास करते करते उपयुक्त सभी मान्यताएं प्राप्त कर लेती है तब वह बोली न रहकर भाषा का रूप धारण कर लेती हैं। हमने बात की कि जो बोली धीरे धीरे अपना रूप है वो विस्तार कर लेती है, अपना रूप बढ़ा लेती है, तो वो बोली न रहकर भाषा के रूप में भी आ जाती हैं। अब बात करते हैं हिंदी भाषा की उत्पत्ति के बारे में। बहुत सारे विद्वानों का मत है कि हिंदी भाषा संस्कृत भाषा से निष्पन्न है। हम क्या कहते हैं, हिंदी भाषा का उद्भव है वो संस्कृत से हुआ है, परंतु ये बात सत्य नहीं है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति अपभ्रंश भाषाओं से हुई है। संस्कृत से कोई दूसरी भाषाएं निकली होगी, परंतु हिंदी है उसका उद्भव है वो अपभ्रंश भाषा से हुआ है। किससे हुआ है? अपभ्रंश भाषाओं से हिंदी की उत्पत्ति हुई है। अब देखिए हिंदी भाषा के उद्भव का क्रम। संस्कृत से प्रथम जिसको अपभ्रंश कहते हैं पाली, फिर द्वितीय अपभ्रंश प्राकृत के बाद तृतीय अपभ्रंश और उससे हिंदी का उद्भव माना जाता है। अब मूल में संस्कृत है परंतु संस्कृत से पाली का उद्भव हुआ, पाली से प्राकृत का उद्भव हुआ, प्राकृत से अपभ्रंश का उद्भव हुआ और 1000 ईस्वी से हिंदी का उद्भव माना
जाता है। तो अपने से प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी का उद्भव किस भाषा से हुआ, उसके अंदर संस्कृत भी रहे, पाली भी रहे, प्राकृत भी रहे, अपभ्रंश भी रहे, तो हिंदी भाषा का उद्भव किससे माना जाता है? अपभ्रंश से माना जाता है। अपभ्रंश भाषा की उपशाखा है जिसका नाम है शौरसेनी अपभ्रंश, जिससे हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति है वो अपभ्रंश की एक उपशाखा है जिसका नाम है शौरसेनी अपभ्रंश, जिससे उत्पत्ति मानी जाती है। अब बात भाषा के बाद, हिंदी भाषा के बाद हम बात करते हैं हिंदी भाषा की लिपि के बारे में बात करते हैं। तो सर्वप्रथम बात करेंगे लिपि कहते किसे हैं। लिपि भाषा को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए ध्वनि चिह्न लिपि कहलाते हैं। अगर हम जो चीजें बोल रहे हैं उन बोले हुए वर्णों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए जो चिह्न निर्धारित किए गए हैं उन्हें क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। और हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है, वो हिंदी भाषा की लिपि है। हिंदी के साथ साथ देवनागरी है वो संस्कृत भाषाएं भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। इसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि का विकास कौन सी लिपि से हुआ है? ब्राह्मी से। हिंदी के साथ बहुत सारी भाषाएं हैं जिनकी लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, उन पर हम बात करते हैं। इसके ध्वनि क्रम पूर्णतया वैज्ञानिक है एवं छपाई लिखाई दोनों समान हैं। इनका जो ध्वनियों का क्रम है वो वैज्ञानिक है और कार्मिक रूप से है, तथा इसकी छपाई और लिखाई जैसा बोला जाता है वैसा का वैसा इसे लिखा जाता है, और जैसा लिखा जाता है वैसा का वैसा बोला जाता है। मतलब कोई भी वर्ण है वो छिपा हुआ नहीं रहता है, जिसके लिए अंग्रेजी में हम कहते हैं साइलेंट वर्ड कोई भी नहीं रहता है। इसके स्वरों का क्रम है ह्रस्व स्वर एवं दीर्घ स्वर में बंटे हैं, तथा उनकी निश्चित मात्राएं भी है। स्वर हैं उनका क्रम है, पहले ह्रस्व स्वर हैं, उसके बाद गुरु या दीर्घ स्वर है। उस फिर कहा कि भाई जो इनकी मात्राएं हैं वो भी निश्चित मात्राएं हैं। भाई छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, ऊ की या री की, जो भी मात्राएं हैं उनका निश्चित रूप है। प्रत्येक वर्ग में आघोष है, फिर सघोष वर्ण है एवं अंतिम ध्वनियां हैं वो नासिक हैं। एक लिपि की वैज्ञानिकता के लिए उनका क्रम निर्धारित होना चाहिए। देवनागरी लिपि के अंदर अघोष वर्ण है, उसके बाद सघोष है और अंत में नासिक्य वर्ण है, न कि प्रारंभ के अंदर नासिक्य वर्ण है। उच्चारण एवं प्रयोग में समानता, जैसा बोला जाता है वैसा लिखा भी जाता है। प्रत्येक वर्ण के लिए अलग अलग लिपि चिह्न है। एक वर्ण है उसके लिए एक लिपि चिह्न निर्धारित है। अलग जैसे प्रयोग के आधार पर क का प्रयोग क के लिए होगा, दूसरे किसी वर्ण के लिए नहीं होगा। परंतु हम बहुत से भाषाओं में देखते हैं एक जगह कभी हम जैसे अंग्रेजी की बात करें तो कभी क के लिए के का प्रयोग करते हैं तो कभी सी का भी प्रयोग कर लेते हैं, परंतु हिंदी भाषा के अंदर ऐसा नहीं है। क का लिपि चिह्न क है और क के लिए ही निर्धारित है। तो ये उसकी वैज्ञानिकता की ओर लेकर जाती है। अब बात करते हैं हिंदी दिवस। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा के काफी विचार विमर्श के बाद संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी एवं लिपि देवनागरी को मान्यता दी गई। इसीलिए 14 सितंबर को राजभाषा दिवस यानी हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान के अंदर गहन विचार विमर्श हुआ और उस विचार विमर्श के बाद कहा कि भाई देश की कोई न कोई राजकारी की भाषा होनी चाहिए और राजभाषा के रूप में होनी चाहिए। तो हिंदी को है वो राजभाषा के रूप में रखा गया और इसीलिए 14 सितंबर को हम हैं वो प्रतिवर्ष हैं राजभाषा दिवस या हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अब बात हमने राजभाषा की तो कि राजभाषा क्या है? राजभाषा वो है जो शासन में कानून बनाने, आदेश निकालने, अध्यादेश जारी करने आदि के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? राजभाषा कहते हैं। राजकीय कार्यकाज की कानून बनाने के लिए, अध्यादेश जारी करने के लिए, आदेशों को जारी करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा
कहते हैं तो हिंदी है वो राजभाषा है। और हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया गया। और हम हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को मनाते हैं। अब बात करते हैं, राजभाषा आयोग का गठन किया गया था, वो 1955 के अंदर किया गया था। और उसके अध्यक्ष कौन थे? बीजी खरे, यानी बाल गंगाधर खरे। राजभाषा आयोग जिसका गठन 1955 के अंदर किया गया था और उसके अध्यक्ष थे बाल गंगाधर खरे। राजभाषा अधिनियम 1956 के अंदर बनाया गया। राजभाषा विभाग की स्थापना है वो 25 जून 1975 को एक राजभाषा विभाग की स्थापना की गई कि भाई राजभाषा है उसके क्रियान्वयन के लिए एक विभाग की स्थापना हुई। उस विभाग की स्थापना 25 जून 1975 को की। प्रश्न पूछा जाता है कि भाई राजभाषा विभाग की स्थापना कब की गई? हम 1975 तो याद रख लेते हैं, परंतु उसके साथ दिनांक और महीने को भी याद रखें। 25 जून 1975। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने 1983 में देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी मानकीकरण प्रकाशित किया था। और आज जो हम देवनागरी लिपि के बारे में पढ़ते हैं एवं उस हिंदी की जो वर्तनी है जिसकी शुद्धता है वो अगर बात करते हैं उस पर, तो ये 1983 के अंदर केंद्रीय हिंदी निदेशालय हैं, उन्होंने एक देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी मानकीकरण नाम से प्रकाशित किया था। अब संविधान के अंदर राजभाषा हिंदी का उल्लेख, राजभाषा की बात की, फिर हिंदी से संबंधित विभागों की बात की गई, चाहे प्रथम राजभाषा आयोग की बात हो या फिर पूर्व के अंदर 25 जून 1975 को राजभाषा विभाग की बात हो, राजभाषा अधिनियम की बात हो, फिर देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी मानकीकरण जो 1983 के अंदर केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा प्रकाशित किया गया उसके हो। अब बात करते हैं संविधान में राजभाषा हिंदी का उल्लेख कहाँ कहाँ हुआ है। संविधान का अनुच्छेद है वो 120 जिसके अंदर संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख है। संसद के अंदर जो कार्य होते हैं उसकी भाषा का उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 120 के अंदर है। संविधान के अनुच्छेद 210 के अंदर विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा, ये संसद के अंदर प्रयोग की जाने वाली जो भाषा है उसके बारे में अनुच्छेद 120 के अंदर उल्लेख किया गया है राजभाषा का। और 210 के अंदर राज्यों के जो विधानमंडल हैं उनके अंदर हिंदी या राजभाषा का जो उल्लेख है वो किया है। फिर भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा से संबंधित प्रावधान हैं। भाग 17 के अंदर अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा हिंदी से संबंधित कुछ प्रावधान किए गए हैं। अब अनुच्छेद 343 है, इसके अंदर संघ की राजभाषा हिंदी और उसकी लिपि होगी वो देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। भाई अनुच्छेद 343 के अंदर का संघ की राजभाषा है वो हिंदी होगी और उसकी लिपि है वो देवनागरी होगी। लिपि कौन सी होगी? देवनागरी। राजभाषा कौन सी होगी? हिंदी। परंतु उसके लिए जो प्रयोजनों के प्रयोग किए जाने वाले अंक हैं, वैसे हम हिंदी के अंक हैं वो ये हैं, परंतु संविधान के अंदर अंकों का रूप होगा वो अंतर्राष्ट्रीय अंकों का रूप होगा, ये रूप होगा। तो ये अनुच्छेद 343 के अंदर कहा गया कि राजभाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी और उसके प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। फिर अनुच्छेद 345 में राज्यों के विधानमंडलों को इस बात की छूट दी गई कि वे अपने यहाँ क्षेत्रीय भाषा हिंदी अथवा अंग्रेजी किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। अनुच्छेद 345 का संबंध है वो किससे है? राज्य के विधानमंडलों से संबंधित है। और उन्हें कहा गया कि आप अपने विधानमंडल के अंदर भाषा के रूप में या तो आप अपनी क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग कर सकते हैं या हिंदी का प्रयोग कर सकते हैं अथवा अंग्रेजी का, वो आपको छूट है। अनुच्छेद 348 के अंदर उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में प्रयोग की जाने वाली भाषा संबंधी प्रावधान है। 348 के अंदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय से संबंधित उनके कार्य की कामकाज की जो भाषा है उसके बारे में बताया गया है। 343 में संघ की राजभाषा के रूप में, 345 में राज्यों के विधानमंडल की भाषा में और 348 में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अंदर भाषा संबंधी
प्रावधान है। और 351 के अंदर हिंदी को सर्वमान्य भाषा के रूप में विकसित करने के लिए तथा इसका प्रचार प्रसार किए जाने पर जोर दिया है या बल दिया है। 351 के अंदर हिंदी का किस प्रकार से प्रचार प्रसार किया जाए, हिंदी का किस प्रकार से विस्तार किया जाए, राजभाषा हिंदी को किस प्रकार से बढ़ावा मिले, उसके ऊपर बात की गई है। वो कौन से अनुच्छेद के अंदर है? 351 के अंदर भाग 17 343 से 351 तक राजभाषा हिंदी के बारे में। 120 अनुच्छेद 120 के अंदर संसद में कार्य करने के लिए भाषा का उल्लेख है। 210 में विधानमंडल के और 343 से 351 तक भाग 17 में राजभाषा हिंदी के बारे में बताया गया है। अब भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त प्रादेशिक भाषाओं की संख्या कितनी है? 22। वर्तमान के अंदर भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची जिसके अंदर 22 प्रादेशिक भाषाओं को शामिल किया गया है। मूल संविधान के अंदर 22 नहीं थी, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। असमिया, उर्दू, ओडिया, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बंगाली, मराठी, मलयालम, संस्कृत और हिंदी। ये 14 जो भाषाएं थी वो संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर शामिल की गई थी। उसके बाद 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में, तो वहाँ एक भाषा जोड़ी गई जिसका नाम क्या था? सिंधी। सिंधी जो 15वीं भाषा के रूप में संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई, वो कौन से संविधान संशोधन में जोड़ी गई? 21वें संविधान संशोधन के अंदर जोड़ी गई। उसके बाद 3 भाषाएं जोड़ी गई, वो है 71वें संविधान संशोधन 1992 के अंदर। 1992 के अंदर संविधान के अंदर एक संशोधन किया गया, 71वां संविधान संशोधन। उसमें मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी, 3 ये जो भाषाएं हैं, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी, इन तीनों को 71वें संविधान संशोधन 1992 के अंदर शामिल किया गया। मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी, MNK, ये तीनों हैं जो 71वें संविधान संशोधन 1992 के दौरान जोड़ी गई। फिर 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा डोगरी, बोडो, संथाली, मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी, ये 92वां संविधान संशोधन। संशोधन कौन सा है? 92वां। सन कौन सा है? 2003 के अंदर इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया। और ये चारों भाषाएं जोड़ने पर वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं शामिल की गई हैं। अब प्रश्न पूछा जा सकता है निम्न में से संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है? और वो ऑप्शन में राजस्थानी देते हैं, तो राजस्थानी है वो संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर शामिल नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, राजस्थानी को अभी तक शामिल नहीं किया गया। बहुत बार विचार भी किया गया परंतु अभी तक संविधान के अंदर इसे शामिल नहीं किया है। अब हम जो हिंदी भाषा के बारे में सामान्य जानकारी, देवनागरी लिपि के बारे में पढ़ा, उससे कई से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उन पर चर्चा करते हैं। अब संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? प्रश्न है, संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी, ये किस अनुच्छेद के अंदर वर्णित है? तो वो अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 343। कौन सा अनुच्छेद है? 343। फिर दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सी भाषा है? मणिपुरी, मैथिली और नेपाली। ये हमने पढ़ा था, 71वें संविधान संशोधन के अंदर तीनों को शामिल किया, परंतु ये राजस्थानी भाषा है, उसे आज तक 8वीं अनुसूची के अंदर शामिल नहीं किया गया है। संविधान के कौन से अनुच्छेद में उच्चतम एवं उच्च न्यायालय की भाषा से संबंधित प्रावधान है? तो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय की भाषा से संबंधित प्रावधान है? तो वो अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 348। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 348। 343 के अंदर संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी। 346 ये प्रादेशिक भाषाओं से संबंधित है। अनुच्छेद 351 है वो हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए है। तो अनुच्छेद 348 है वो उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की भाषा से संबंधित है। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? मागधी, शौरसेनी, ब्राह्मण और खस। कौन से अपभ्रंश से मानी जाती हैं? शौरसेनी अपभ्रंश से
मानी जाती हिंदी की उत्पत्ति है वो अपभ्रंश के शोर सैनी उपशाखा शोर सैनी अपभ्रंश से मानी जाती है। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा का उद्भव कब से माना जाता है? हिंदी भाषा का उद्भव लगभग 1000 ईस्वी से माना जाता है। हिंदी भाषा का उद्भव 1000 ईस्वी से माना जाता है। 500 ईस्वी से अपभ्रंश का उद्भव माना जाता है। फिर अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी प्रादेशिक भाषाएं सम्मिलित की गई हैं? संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसके अंदर वर्तमान में कितनी प्रादेशिक भाषाएं हैं वो सम्मिलित हैं? तो कितनी हैं? 22 भाषाएं हैं जो है सम्मिलित हैं। प्रारंभ में कितनी थी? 14 थी। फिर एक जोड़ी कौन से? सिंधी। फिर 3 जोड़ी और 4 जोड़ी, ऐसे करके वर्तमान में कितनी हैं? 22 भाषाएं हैं जो संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न, 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा निम्न में से कौन सी भाषाएं सम्मिलित नहीं की गई? निम्न में से ऐसी कौन सी भाषा हैं जो 71वां संविधान संशोधन 1992 के अंदर हुआ उसमें सम्मिलित नहीं किया गया? तो 71वें के अंदर मणिपुरी, नेपाली, राजस्थानी और कोंकणी। तो ये राजस्थानी है, ये 71वें संविधान संशोधन में शामिल नहीं है, वैसे बिल्कुल शामिल ही नहीं है। मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी, इसके लिए बताया एम मणिपुरी, एन नेपाली, के कोंकणी, MNK मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। ये 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर शामिल की गई। तो ये हिंदी भाषा से संबंधित कुछ प्रश्न एवं हिंदी भाषा से संबंधित सामान्य जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। आप तैयार रहिए हिंदी भाषा की अगली क्लास से संबंधित। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।